अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आज जो आपके लिए दो स्क्रिप्ट जिनका फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी पेश करूंगा, और उनमें मुझे कुछ आने वाले दिनों में एक में तो मूव नजर आ रही है और दूसरा लॉन्ग रन के लिए अच्छा नजर आ रहा है, तो मैंने कहा चले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले कि मैं अपने स्क्रिप्ट शुरू करूं, कमेंट्स में बहुत से दोस्तों ने कल की वीडियो में ये पूछा है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसे रीड करते हैं। तो वो मैं थोड़ी सी आपको ना अपनी हिस्ट्री बता दूं। मैं तकरीबन 2002 से मार्केट में हूँ और 2004 से मैं बड़ा ज्यादा एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था। 2008 तक ये आजकल जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, ये उस दौर में भी बड़े एक्टिव थे। मेरे बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे तल्लक, गपशप और राव रस्म भी था काफी हद तक। तो उस वक्त बदला होता था मार्केट में, पैसा कैश की सूरत में हम देते थे और बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगती थी और सारा काम टिप्स पे होता था। फिर उसके बाद मार्केट बंद हो गई 2008 में। फिर सियासी गवर्नमेंट आ गई और ये लोग भी सियासी हो गए। फिर नए बैग्स, नई सेटलमेंट शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा दानिशमंदाना काम किया कि उससे पहले इंडेक्स नीचे 4-5 हजार 3 हजार तक रेंज बाउंड रहता था। इन्होंने इंडेक्स को जो है वो तकरीबन मूव दे के 18 हजार तक ले गए। उस दौरान थोड़े से राब्ते कम हो गए, लेकिन मार्केट को हम जानते थे कि ये कैसे करते हैं। दोस्त ही थे अक्सर हमारे भी, आजकल कुछ नाराज भी हैं। फिर नून लीग को भी पता चल गया कि मार्केट से तो इतना पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने फिर इंडेक्स को 18 हजार से वापस 12 हजार पे ले जाके अपनी पोजीशनिंग की और फिर 12 हजार से तकरीबन 52 हजार तक ले गए। अब जो लोग मार्केट के अंदर नून लीग के दौर से हैं वो भी, और जो पीपल्स पार्टी के दौर से हैं वो भी, वो इन सेंटिमेंट्स को इतनी आसानी से समझने से कासर है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंडेक्स को हमेशा ऊपर जाते हुए देखा। उन्होंने इंडेक्स को 2500, 3000, 4000, 5000 पे नहीं देखा, ना उन्होंने 2005 वाला क्राइसिस देखा हुआ। तो इसलिए उनकी अटैचमेंट इन लोगों से थोड़ी सी कम है। मैं टेक्निकल्स की तरफ कैसे आया, मार्केट का सेंटीमेंट तो अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक जानते थे। लेकिन जब ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की एक्सटेंशन का मसला था और इंडेक्स को इन्होंने 43 हजार से वापस 27 हजार पे मारा, तो वहां पे हम स्टक हो गए। बातें होती थी वैसे, भाई ये भी ले लो, लीवरेज पे हम भी काम करते थे, टिप्स पे काम चलता था सारा। तो मैंने कहा यार ये इसको ना करते हैं सेट। फिर टेक्निकल सीखे, टेक्निकल के साथ एडवांस टेक्निकल भी सीखे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट के सेंटीमेंट को समझेंगे ना तो फिर ये सोने पे सुहागा होगा। फिर टेक्निकल्स भी बड़े जबरदस्त काम करेंगे और एडवांस टेक्निकल्स वैसे ही बहुत अच्छे काम करते हैं, आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो मैंने टेक्निकल सीखने के दौरान भी कुछ उस्तादों से, कुछ दोस्तों से टिप्स पूछना शुरू किया। मैंने कहा यार मुझे टिप दो, मैं तो टिप का ही आती हूँ। तो वहां पे भी एक दो बंदे ने मुझे कहा, उनका नहीं यार टेक्निकल सीख लो। मैंने कहा फिर मैं ऐसे सीखूंगा ना कि आपको सिखाऊंगा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही वो मुझे, मैंने इनकी लर्निंग की और देखा कि अच्छा ये चीजें हैं, तो फिर मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जब टेक्निकल्स को अप्लाई किया तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी बन गई। इवन के मैं अपने जो सिखाने वाले दोस्त थे उनको भी गाइड करता रहा हूँ कि भाई ये बाइंग होगी या ये सेलिंग कर लें, इस तरह कर लें, वो कर लें। तो आप लोग जो मार्केट के सेंटिमेंट को समझना चाहते हैं, वो कल की जो वीडियो मैंने बताई है उन लोगों के फ्रेम ऑफ माइंड से आगाह हो जाए। अगर उनके फ्रेम ऑफ माइंड से आपको आगाही हासिल होगी तो फिर आप सेंटिमेंट को बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। तकरीबन 20 साल हो गए हैं हमें भी मार्केट के अंदर, तो ये काम इतना आसान नहीं होता। ये जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर कैंडल्स की मूवमेंट देख के आपको पता चल जाएगा कि बाइंग कौन कर रहा है और सेलिंग कौन कर रहा है। फिर आपको वॉल्यूम और स्क्रिप्ट्स में जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि आज किस हाउस में प्रॉफिट गया है और मूव कहाँ से शुरू हुई। अल्लाह का शुक्र है, अंदाजे भी ठीक हो जाते हैं, दोस्तों की भी काफी शफकत रहती है ऑफ एंड ऑन। तो
मैंने जब ये सीखा, मैंने सारा कुछ पैसे दे के सीखा। मैंने बेसिक बातें सीखनी, उसके भी पैसे दिए। सीनियर से गुफ्तगू करनी है, उसके भी पैसे दिए। अगर कोई बाय सेल किसी से पूछना है या किसी के ग्रुप में ऐड होना, उसके भी पैसे दिए। जब मैंने ये देख लिया कि यार ये तो चीजें कोई इतनी मायने नहीं रखती, अ, जरूरी होती है लेकिन ज्यादा इतनी नहीं कि इतने पैसे दे के सीखे जाए। मैंने फिर तहिया किया, मैंने कहा नहीं, मैं अपने बिगनर्स को ये सब कुछ फ्री सिखाऊंगा और उन्हें फ्री बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके ये कार्य हैर शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और खुशी होती है जब कोई बिगनर कहता है जी मैंने ये लर्न कर लिया और अब मैं लॉस से बच गया हूँ। यकीन करें, पेड ग्रुप चलाने से, पैसा कमाने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी किसी की ये बात सुन के कि उसने लर्न किया है और अब वो लॉस से बच गया है। तो बड़े बड़े लॉस हमने भी किए हैं, लेकिन अब अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो लॉस तो बड़े अरसे से रिकवर है। लेकिन बहुत सारे लोगों को भी लॉस से निकाला है, बहुत सारे लोगों को। तो आपकी दुआओं से ये सारा कुछ मुमकिन है, अल्लाह ताला के फजल से ये सारा कुछ मुमकिन है। तो अपनी दुआएं इसी तरह हमारे लिए जारी और सारी रखिएगा। जब तक मुमकिन है तब तक तो हम ये काम खिदमत समझ के करते रहेंगे। और जिस दिन नामुमकिन हो गया, ज्यादा किसी ने तंग करना शुरू कर दिया, फिर हम भी चुप कर देंगे, खामोश हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल, CRTM। इसका बहुत से दोस्त पूछ रहे थे। इस कंपनी की पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इसके टेक्निकल का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, 9 माह की और इस क्वार्टर की भी साथ में। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी कंपनी की जब फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है या रिजल्ट आता है तो उसको रीड कैसे करना है। हमारे बिगिनर्स का ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि वो रिपोर्ट सामने होती है और पूछ रहे होते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या मतलब है। देखें, इसमें अमूमन हर रिपोर्ट में जो डिटेल्ड रिपोर्ट होती है उसमें 4 कॉलम होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे राइट वाला कॉलम हम शुरू किए हैं जी, पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2020। सबसे राइट वाला कॉलम है ये। इसमें ऊपर से नीचे जो है ये पिछले साल के 31 मार्च वाले क्वार्टर में, यानी दिसंबर से मार्च तक जो क्वार्टर है उसके अंदर जो कंपनी की फाइनेंशियल रहे हैं वो इसमें है। और ये जो दूसरा कॉलम है इसमें 31 मार्च 2021 यानी इस साल का जो ये क्वार्टर है इसके फाइनेंशियल सारे दर्ज है। ठीक है। इसके बाद आ जाए, आगे लिखा है मार्च 31 2020। इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है सारी ये पिछले साल के 9 महीनों की है। 9 महीनों से मुराद ये है कि इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जुलाई में। ठीक है। तो पिछले साल जो 2020 में जो 9 महीने इसके पूरे हुए थे, 2019 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो उसकी रिपोर्ट ये है सारी की सारी, ये 31 मार्च 2020 वाली। उसके बाद ये जो लास्ट कॉलम है लेफ्ट साइड पे 31 मार्च 2021 वाला, ये बता रहा है कि इस साल 9 महीनों में कंपनी ने क्या किया है। यानी एक तो पिछले साल का जो तीसरा क्वार्टर है और इस साल के तीसरे क्वार्टर का कंपैरिजन राइट साइड के 2 कॉलम में है। और जो लेफ्ट साइड के 2 कॉलम्स हैं इनके अंदर पिछले साल के 9 महीनों का और इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ का जो है वो कंपैरिजन है। यानी आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। पहले 2 कॉलम क्वार्टर की रिपोर्ट है पिछले साल और इस साल के, और आखिरी जो 2 कॉलम लेफ्ट साइड पे हैं इनमें जो रिपोर्ट है वो पिछले साल के 9 महीनों के कंपैरिजन की है और इस साल के 9 महीनों के कंपैरिजन की। अब इस रिपोर्ट में आपने नोट क्या करना। सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू। कई लोगों की यहाँ पे सेल लिखा होता है, अर्निंग लिखा होता है। ठीक है। तो ये रेवेन्यू जो है इसका इस साल कितना है कि 1,32,71,195, यानी आप इसको पहले 2 डिजिट्स को पढ़े तो 13 मिलियन है। ठीक है।
और पिछले साल के 9 महीनों में क्या था, 10 मिलियन। अब कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो चीज को, अपने आइटम को सेल करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो भी ऊपर खर्चा आता है उसको बनाने के दौरान, उनके कुछ अखराजात की डिटेल यहाँ पे लिखी। पहली है कॉस्ट ऑफ सेल, वो है 11 बिलियन, यानी 13 मिलियन इसकी अर्निंग है और 11 मिलियन इसकी कॉस्ट आ गई। पिछले साल इसकी 10 मिलियन अर्निंग थी, रेवेन्यू था, और 9 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। अब ये कॉस्ट अगर निकाल दें आप रेवेन्यू में से, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट बचा है इस साल वो है 18,63,000, यानी 1.8 मिलियन। आगे नीचे कुछ मजीद अखराजात एक बॉक्स में लिखे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि जब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के जो अखराजात हैं वो आए हैं 5,36,782। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं, ये जो उनकी लेबर है या जो उनके अफसरान हैं, उनके जो मैनेजमेंट के अखराजात हैं, वो 3,30,649। अदर एक्सपेंसेस, बाकी जो छोटे मोटे अखराजात उसमें डाल दें 1,25,000। तो टोटल बना ये खर्चा 9,92,798। ये 9 महीनों का है। इसके बाद कंपनी की जो अपनी प्रोडक्ट होती है उसके सेल के अलावा भी कुछ इनकम होती है, वो कुछ एसेट सेल कर देती है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके इवज भी कंपनी को जो अर्निंग मिलती है वो आई है 96,994 रुपये। यानी ऊपर के तमाम अखराजात निकाल के 8,70,000 बचे, उसमें 96,000 आपने ऐड करने हैं, तो वो बन जाएगा नीचे 9,67,452 रुपये। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है जी फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट जो होती है, ये अमूमन जो कंपनी ने लोन लिए होते हैं बैंकों से और उनकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है, किस्तें देनी होती हैं, ये उस ज़िम्मे में आता है। तो इस दफा जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो 3,42,216 है। पिछले साल 3,68,000 थी और इस साल 3 लाख। ये आपने जरूर नोट करना होता है कि क्या कंपनी का डेबिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखें उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो रही है। तो उसके बाद जो टैक्स अदा करने से पहले जो कंपनी की इनकम है वो है 6,25,236 रुपये और टैक्स इसमें है 2,22,000। तो टैक्स निकाल लेंगे तो बाकी 4,02,477 रुपये इसकी ग्रास इनकम आ जाएगी, सॉरी आफ्टर टैक्सेशन इसका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अब इसका जितना फ्री फ्लोट है उस पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो पर शेयर अर्निंग आती है वो आती है 5 रुपये 3 पैसे। अब ये पॉइंट आपने एंड पे नोट करना होता है कि ये जो आखिरी लिखा हुआ है ना कि अर्निंग या लॉस पर शेयर या प्रॉफिट पर शेयर, इन 9 माह की जो इसकी अर्निंग है वो 5 रुपये 3 पैसे पर शेयर है, ये प्रॉफिट है इनका। और पिछले 9 महीनों में 1 रुपया 60 पैसे थी। जबकि क्वार्टर को देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने फी शेयर 2 रुपये 28 पैसे कमाए हैं, और जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 53 पैसे का लॉस किया था। अगर यहाँ पे वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हो या माइनस में लिखी हो तो इसका मतलब होता है कंपनी ने लॉस किया है, और अगर वैसे पॉजिटिव लिखा हो बगैर ब्रैकेट के तो इसका मतलब है कंपनी ने अर्न किया है। अब इस सारे का मैंने एक जो है वो स्नैपशॉट सा अलग से तैयार किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इसके फाइनेंशियल का मेन आइडिया देखें तो ये थर्ड क्वार्टर की इसकी इनकम है 2.28 रुपीज पर शेयर। 9 मंथ्स की इसकी इनकम है 5.03 यानी 5 रुपये 3 पैसे। करंट प्राइस इसकी जो है वो 23 रुपये 55 पैसे है। राइट इशू इसने किए हैं 25%, और इसने हर राइट शेयर के साथ जो प्रीमियम लिया है वो 10 रुपये है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। टोटल जो राइट
शेयर इशू किया है इसने, उसका फी शेयर जो प्राइस बनेगी वो 20 रुपए पर शेयर है, यानी 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, 20 रुपए का एक राइट आपको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। क्लोज्ड पीरियड इसका 23 मई से लेकर 29 मई, यानी अगर मार्केट खुलती है ईद के बाद तो चंद दिन रह जाएंगे इसको एक्स होने में। तो मैंने इसको सजेस्ट क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ इसके टेक्निकल चार्ट को देख के। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, इसमें काफी सेलिंग देखने में आई। राइट इसने इशू किए हैं, 20 रुपए का एक राइट है, 23 रुपए 55 पैसे इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो 25% इसने राइट भी देने हैं। अब जाहिर है जिसने राइट सब्सक्राइब करवाने हैं उसको जो है वो 20 रुपए का सब्सक्राइब करवाएगा तो कोई इंसेंटिव नजर आएगा तो तभी वो सब्सक्राइब करवाएगा। तो मेरे ख्याल में इस स्क्रिप्ट के अंदर एक्स होने से पहले 25 रुपए से लेकर 27 से 28 रुपए तक की एक मूव बन सकती है। अगर आपको ये 22 रुपए तक भी मिले तो आप इसको अकुमुलेट करें, और इसमें जो है वो अगर मूविंग एवरेज 20 को देखें तो 28 रुपए तक ये जा सकता है, वहां से रेजिस्ट हो सकता है। तो एक्स होने से पहले पहले 2-4 रुपए की इसमें गुंजाइश है। आप अगर उसको मूव को लेना चाहें तो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, रिपोर्ट मैंने इसकी रीड की है। कोई ऐसा खतरा नहीं है। कंपनी जो राइट दे रही है वो सिर्फ अपने लोन पे करने के लिए राइट दे रही है। जब कंपनी अपने लोन यानी फाइनेंस कॉस्ट से मीट कर लेगी तो फिर जाहिर है इसकी अर्निंग बढ़ेगी, और जब अर्निंग बढ़ेगी तो फिर इसके पे आउट्स भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये था थोड़ा सा ओवरव्यू और एक्सपेक्टेड मूव का आइडिया जो क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। एसएसएमएल मैं किसी दूसरे टाइम में आपके साथ शेयर कर दूंगा क्योंकि वीडियो के ज्यादा लेंथी होने का खदशा है और टाइम भी अफ्तारी का होने वाला है। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।